हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 और यह चैप्टर है इतिहास का। अध्याय 4 जिसका नाम है आरंभिक नगर। पुरानी भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगी कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। चलिए यहाँ से करते हैं स्टार्ट। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्तर मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी प्रस्थलों में जो इमारतें और चीजें मिलीं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को संरक्षित करना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई तय करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिससे पुरातत्वविदों में महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी कि जो मोहनजोदाड़ो में एक स्नानागार यानी अब के टाइम का स्विमिंग पूल था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए गए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है महान स्नानागार जिसमें लोग नहाया करते थे। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिलें होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक या एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब देखते हैं नगरीय जीवन यानी कि शहरी जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह समझते यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर
से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या उसकी या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुआं है और ये नालियां हैं। नगर और नए शिल्प। अब आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा की नगरों से प्राप्त हुई। पुरातात्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मन के बाट हैं। आप साइड वाले को पढ़ लेते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, ये मन के हैं जो, इनमें कई कालीन इन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं के धारदार फलक, ये फलक हैं जो पीले पीले दिख रहे हैं। उसके बाद ये लास्ट में दिख रहा है, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक कढ़ाईदार वस्त्र एक मैथुर व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो कढ़ाईदार इस इंसान को वस्त्र पहनकर दिखाई दे रहा है। हड़प्पा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर शांत जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पृष्ठ 6 पर देखो। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक बहुमूल्य फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले थे। बाकी मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, यानी कि जो उसे एक्सपीरियंस होता है वो। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर कच्ची कारी करना आदि। बस 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। या किसी विशेषकर मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, यानी जो मूर्ति बनाते थे उन्हीं का काम हो सकता है। जैसे कि आजकल वगैरह बनाते हैं या फिर घर बनाते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। यह हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। या फियंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यांस से मन के चूड़ियां, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आप इस साइड वाले पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नगरों में रहने वाले नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों खाने को सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। सब मतलब पानी का संचय किया जाता होगा, यानी कि जो स्टोर करते होंगे पानी को, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन खूब महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। वे बे, वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदेर बेत के किनारे धौलावीर नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी के लिए मिट्टी पर दबाने से बनी ईंट की छाप मिले हैं। ये लोथल का बंदरगाह है, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये बंदरगाह है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अर्ध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा मोहर और मुद्रांकन या मुद्रा मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के लिए उनके बाद उन पर उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मिट्टी की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, यानी कि इसका जो अंत कैसे हुआ। अंत ऐसा हुआ जब, यानी कि कूड़ा बढ़ने लगा, जल निकास में जो प्रणाली नष्ट होने लगी और घर जगीनुमा होने लगे, यानी कि जो झोंपड़ी डालकर रहने लगे लोग। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ उदाहरणों का कहना है कि कुछ नदियाँ सूख गई थी, यानी जो नदियाँ थी उस शहर जो हड़प्पा से बता था वो नदियों के किनारे बसा था, तो वो नदियाँ सूख गई थी।
अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का निरंतर समाप्त हो गया। जो भी हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिस्र की, इसे आप पढ़ लेना। तो आज के लिए बस नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।